एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिनों से ये क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब हम लोग वापस से चलते हैं और अपनी क्लास को वैसे ही करेंगे जैसे करते थे, ठीक है। चलो एक एक बार सभी लोग ना शेयर मार देना। एंड अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि क्लासेस का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा क्लासेस हो गई थी तो मैं ये क्लास नहीं पर्टिकुलर कर पा रही थी, ठीक है। अब हमारी क्लास वैसे चलेगी जैसे चलती थी। चलो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले सवाल में देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पैसिफिक ओशन है ये इनमें से किसके द्वारा सराउंडिंग किया जाता है, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जो प्रशांत महासागर के से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। देखो एक बात जरा ध्यान रखना, पैसिफिक ओशन जो होता है ना ये सबसे बड़ा ओशन होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब जब हम लोग इसको मैप पे देखेंगे तो बहुत क्लियरली हमें समझ आएगा कि इसमें क्या नहीं होता है। यूरोप ऐसा है जो नहीं होता है। देखो ये आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, साउथ अमेरिका दिखेगा, एशिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यूरोप। यूरोप ऐसा देश होता है जो कि इससे सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है जो डेविस कप होता है ये इनमें से कौन से खेल में दिया जाता है, किस खेल से संबंधित होता है? बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल? आंसर करिएगा। किस बारे में आपसे पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली ये जो होता है डेविस कप ये किस खेल से संबंधित होता है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा लॉन टेनिस, ठीक है। ये लॉन टेनिस से संबंधित होता है। लॉन टेनिस में इस कप को जो है दिया जाता है, पर्टिकुलर खेल है, ठीक है। जब मैं आपसे बात करती हूँ टेनिस की तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होती है जो कि टेनिस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखती है, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ओके। और जरा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपकी लंदन यूके में, ओके। जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं जितनी जो संस्थाएं ऐसी होती हैं जो खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, जो एक संगठित बॉडी होती है, वो जनरली हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है? लॉसेन स्विट्जरलैंड। लेकिन कुछ केसेस में डिफरेंट होता है। इसके अलावा लंदन में और किस चीज़ का होता है? हेड ऑफिस कॉमनवेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो ये आपकी स्थित होती है लंदन यूके में। और अगर पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन है तो डेविड हैगर्टी, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि अबी अहमद अली को नोबेल पीस प्राइज मिला है 2019 में। ये फिलहाल कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? नाइजीरिया, इथियोपिया, उगांडा या तंजानिया? देखो किसके बारे में बोल रहा है? अबी अहमद अली, इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था और ये कहाँ के पीएम है? तो इसका आंसर होगा इथियोपिया, ठीक है, ओके। इथियोपिया आंसर होगा। इथियोपिया की हम लोग थोड़ी सी और बात कर लें तो कौन यहाँ पे आपके यहाँ का राजधानी क्या है? तो दैट वुड बी अडीस अबाबा, ठीक है। अच्छा, अडीस अबाबा में क्या मुख्य संगठन स्थित है? इसका नाम होता है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर स्थित है। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश होते हैं, कुल कितने इसकी सदस्य होते हैं? 55 सदस्य होते हैं। ये जो अफ्रीकन यूनियन है पहले इनके जो हेड हुआ करते थे ये हुआ करते थे आपके कौन? अब्देल फतेह अल सिसी। और अब्देल फतेह अल सिसी ये आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है। फिलहाल में इनको टेक ओवर किसने कर लिया है? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा कहाँ के प्रेसिडेंट है? साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना। इसका आंसर क्या था? इथियोपिया, ओके। चलो अगला सवाल देखो। इनमें से कौन सी एक पेनिनसुलर रिवर नहीं है? कोसी, सोन, दामोदर रिवर, ठीक है। सॉरी, इज अ पेनिनसुलर, ठीक है। नहीं होने पे तो बहुत सारी दिख जाएंगी। तो कौन सी इनमें से एक पेनिनसुलर रिवर है? आंसर करिएगा। देखो जब हम लोग बात करते हैं ना कि आपसे जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कौन सी एक पेनिनसुलर रिवर है, तो ये हम लोग को पता है। जैसे कोसी आपको पता होगा ट्रांस बाउंड्री रिवर होती है, सोनगा में पता है। दामोदर को देखते हैं तो हुगली या फिर रूपनारायण रिवर भी इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कोसी को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं ना। दामोदर को क्या कहते हैं? कहाँ का सौरो बताइएगा। इसका आंसर आपसे पूछा है इज अ पेनिनसुलर रिवर। तो जो मुख्य पेनिनसुलर रिवर होती है उसमें हमें कौन कौन सी मिल जाएगी? उसमें गोदावरी एक होती है, इसके अलावा कृष्णा, महानदी, ठीक है। तो ऐसे ताप्ती, नर्मदा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपकी पेनिनसुलर रिवर होती है, जो कि आपके पेनिनसुलर पार्ट में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो अगला देखो। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? अमित शाह, स्मृति ईरानी, अमिताभ कांत या फिर नरेंद्र मोदी? देखो आपसे पूछा है सबसे पहले नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
किसको रिप्लेस किया है? 12th प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। 2017 से शुरू कर दिया गया, ओके। और आपसे पूछा कि कौन चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन देखो, आपसे अगर सीईओ पूछता तो आपका आंसर क्या होता? अमिताभ कांत। लेकिन आपसे पूछा है चेयरपर्सन, ये कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन होते हैं और अमिताभ कांत सीईओ होते हैं। दोनों में फर्क समझिएगा, दोनों पोस्ट अलग है। जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का हमारे, वो हमेशा नीति आयोग का चेयरमैन होगा। इस बात को दिमाग में रखना, ये हमेशा आपसे पूछा जा सकता है। फिर नीति आयोग का अपना जो एक बहुत बड़ा एम अभी चल रहा है, ये हमारे देश का थिंक टैंक की तरह काम करता है। और जो इनका इस समय एक बहुत बड़ा एम चल रहा है, वो क्या चल रहा है? किस तरह से आईटी कंपनीज को आगे ले जाया जाए, किस तरीके से इनोवेशन बढ़ाया जाए, जिसके लिए ये लोग अटल इनोवेशन मिशन पे खास ध्यान देते हैं। इसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स, इन लैब्स को ओपन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन में आखिरी कौन सी प्लानिंग कब से कब तक की थी? आखिरी प्लानिंग थी 12th 5 ईयर प्लान। और ये 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक का था? 2012 से 2017 तक का, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, किसने फेमस कविता लिखी है बिजक? प्रसिद्ध कविता बिजक किसने लिखी है? सूरदास, अबुल फजल, कबीर दास या तुलसीदास? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कबीर दास, ठीक है। फिर देखो, इनमें से कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में हमारे बजट या फिर बजट के बारे में पार्लियामेंट में बताता है? आर्टिकल 266, आर्टिकल 110, आर्टिकल 267, आर्टिकल 112। क्या आंसर होगा? किसके बारे में पूछ रहा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपसे कभी पूछेगा किस आर्टिकल में बजट लिखा है, तो बजट नहीं होगा। बजट किसी आर्टिकल में एक शब्द की तरह नहीं लिखा है। बजट इसी तरीके से लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ओके। अच्छा, ये किस आर्टिकल में लिखा है ना? ये आपका आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल बिल आप लोग जहां कहोगे। आर्टिकल 110 में आपका मनी बिल होता है, ठीक है। आर्टिकल 266 में आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि। आर्टिकल 267 में आपका कंटिंजेंसी फंड होता है, कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड में वो सभी पैसे रखे जाते हैं जो बजट में आपको मिलते हैं, ठीक है। और यहीं से किसी स्कीम के लिए पास आउट करना होता है तो किया जाता है। कंटिजेंसी फंड में वो पैसे रखे जाते हैं जो इमरजेंसी यूज के लिए हो, और यहाँ पे भी पैसे यहीं से लिए जाते हैं। जब ये पैसे खर्च होते हैं तो वापस यहाँ से पैसे इसमें रख दिए जाते हैं। इसमें से पैसे निकालने के लिए किसी की भी आज्ञा की जरूरत नहीं होती है, इसको खर्च किया जाता है। अगर कोई ऐसी आकस्मिक सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे वार हो गया या कह सकते हो भूकंप वगैरह आ गया, तब ये यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, कई बार एक सवाल होता है कि कौन सी ऐसी निधि है, कौन सा ऐसा फंड है जिसमें अगर पैसे नहीं हुए तो सरकार चला ही नहीं सकती है देश। मैंने क्या कहा? बजट वाले पैसे जनरल कहाँ जाते हैं? कंसोलिडेटेड। तो ऐसी कौन सी फंड होती है? कंसोलिडेटेड। इसके अलावा एक और होता है पब्लिक अकाउंट फंड, जो भी जनता के टैक्सेस वगैरह है, जो जनता ने जहाँ निवेश किया वो इसमें जाता है, और इसी में से जब वो समय पूरा होता है तो सरकार दे देती है। इस पे भी किसी का अधिकार नहीं होता है क्योंकि ये जनता का पैसा होता है। फिर देखो, जो फेमस कंदारिया टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? विदिशा, हम्पी, खजुराहो या कुछ भी नहीं? किसकी बात आपसे कर रहा है? कंदारिया टेम्पल, बताइएगा, ठीक है। आंसर करो। देखो, सबसे पहली बात, क्रिएटर आपके विद्याधर जी थे, ठीक है। और कहां पर स्थित है? खजुराहो, एमपी, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन से क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो सरकारी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ये सबसे अधिक प्रभावी है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट है? ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, बैंकिंग, स्टील प्रोडक्शन या कुछ भी नहीं? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सार्वजनिक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावी कौन से क्षेत्र में है? ट्रांसपोर्ट में, कमर्शियल बैंकिंग में, स्टील प्रोडक्शन में या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है, इसका आंसर होगा कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। क्या आपसे पूछा था इनमें से कौन सी एरिया में जो है ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है? कमर्शियल बैंकिंग जो कहा जा रहा है, आप लोग देखोगे तो सर्विस सेक्टर में आ जाता है ये, पहली बात तो एक। और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत लोगों से कनेक्टेड है, बहुत लोग हैं इसके पास में, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट का उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं, इतना ज़्यादा आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को कहाँ देखते होगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स है इनका डोमिनेंस ज़्यादा मिल जाएगा आपको। सिमिलरली स्टील प्रोडक्शन में भी आप नहीं कह सकते हो। कमर्शियल बैंकिंग में ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं उनके पैसे रखने पे उनका ट्रस्ट कहाँ जाता है, सरकारी बैंकों पे, इसलिए यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं ना ये ज़्यादा डोमिनेंस होते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान रखिएगा, जितने भी बैंक होते हैं इन सभी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई होता है। आरबीआई को बनाया गया, आरबीआई एक 1934 के अंडर। ठीक है, 1935 में बन गया था ये, और स्थित कहाँ पर है, मुंबई। शुरुआती दौर में कहाँ पर स्थित था, कोलकाता। कोलकाता से मुंबई कब चला गया, 1937। ठीक है, अगला देखो, अब आपसे पूछ रहा है अ सेविंग फंड, एक ऐसा सेविंग फंड जहाँ पे जो एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होते हैं ये अपने एक बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी के हित में नियमित रूप से योगदान करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, बैलेंस फंड, प्रोविडेंट फंड, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड। कोई मतलब ही नहीं है, बैलेंस फंड तो होगा ही नहीं, इंडेक्स फंड होगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं। बैलेंस फंड आपको देख के लगता होगा नाम थोड़ा, नहीं। म्यूचुअल फंड तो क्या होता है यार, बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा करके कहीं एक जगह निवेश कर देना। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे जो है आपकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है हर महीने जमा करते हैं, फिर एक समय के बाद में जो एम्प्लॉय होता है उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा ईपीएफओ बड़ा न्यूज में आ रहा था बार बार, ये ईपीएफओ ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पूरा पूरा कारभार इसका देखता है। ठीक है, अभी देखा जाए, देखो 12% दोनों के कट के जो है प्रोविडेंट फंड में जाते हैं, लेकिन सरकार ने कहा था कि जब तक ये लॉकडाउन है तो 3 महीने तक 24%, यानी कि इनका 12% इनका 12%, ऐसे लोगों का, ऐसे क्षेत्रों का जहाँ पे उनकी जो सैलरी है ये 15,000 से कम है, वो सरकार देने को गई थी। कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या था, प्रोविडेंट फंड। फिर देखिएगा, कौन से राज्य में सिम्लिपल बायोस्फीयर स्थित है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में स्थित है सिम्लिपल। ठीक है, अच्छा जरा आप लोग एक और बात भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये आपसे जनरल एक क्वेश्चन ये बनता रहता है, पूछा जाता रहता है। ठीक है, इनको रेडीनेस प्रिपेयर्डनेस दिया गया था, किस तरह से यहाँ के जो वो है कोस्टल एरियाज है किस तरह से प्रिपेयर की हुई है। कौन से 2 ऐसे विलेजेस थे जिनका नाम दिया गया था सुनामी प्रिपेयर्डनेस में, बताइएगा कौन सा। और जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया कोविड, उसके लिए भी इनकी प्रशंसा की गई है अभी अभी। ठीक है, आप लोग ये बताइएगा कौन से 2 विलेजेस थे जिसके लिए नाम दिया गया था जो है सुनामी प्रिपेयर्डनेस में। ओके, कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताई थी। ओडिशा के सीएम और गवर्नर कौन कौन होते हैं, सीएम होते हैं आपके नवीन पटनायक, और गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट का जनवरी 2020 में, जयंत नार्लिकर, भीमसेन जोशी, अजय कुमार शर्मा या युवराज मलिक। ठीक है, किसके बारे में आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में तो ये कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है नेशनल बुक ट्रस्ट। और एक कुछ और बातों को भी अपन लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ आंसर्स भी करते चलना सब लोग। ओके, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी स्थापना करी गई थी 1 अगस्त 1957 को। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा सकता है, तो ये स्थित आपका दिल्ली में होता है। कौन सी मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग देते चलना, लास्ट का एक और ऑप्शन ले लो, नन ऑफ दी अबव। आंसर करते चलो, आंसर करते चलो। फिर देखो, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ग्राम पंचायत के, कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 4 साल, 3 साल, 5 साल या 2 साल। किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ग्राम पंचायत के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कितने समय के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। आंसर करिएगा, किसी को भी दिक्कत दुख परेशानी। ओके, नाउ जो हम लोग बात कर रहे थे कि कितने समय के लिए इन लोगों को जो है नियुक्त किया जाता है, सबसे पहले पंचायत हमारे वहाँ के शेड्यूल 11 में दिया होता है। मैं आपको कई बार एक बात बता चुकी हूँ कि जो पंचायत होता है ये सबसे पहली बार नागौर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राजस्थान में। ठीक है, और आपसे पूछा है कि कितने समय के लिए इनको रिप्रेजेंट मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, दैट वुड बी 5 years। ये 5 years के लिए जो है इलेक्टेड होते हैं। फिर देखो
अल्कलीन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? लेस देन 7, इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7 या नन। जब मैं आपसे बात करती हूँ पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू जनरल होता क्या है? बेसिकली कोई भी चीज़ जो है ये कितना एसिडिक या कितना एल्कलीन है नेचर में, ठीक है, ये चीज़ आपका बताता है एसिडिक या एल्कलीन। 3 तरीके से मापा जा सकता है इसको बहुत आराम से। सबसे पहला, अगर 0 है तो ये एसिडिक होगा, 14 है अल्कलीन होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, है ना। अब आपसे पूछा है अल्कलीन के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। लेस देन 7 पे क्या हो जाता? एसिडिक, और इक्वल टू 7 पे न्यूट्रल, ठीक है। फिर देखो, इनमें से कौन है जो रिलीज करता है एनवीसैट इंडिया 2020 रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या नेशनल स्टेट्स ऑफिस? क्या आंसर होगा? आंसर करना। सबसे पहली बात है जो आपसे पूछा है कि कौन इसको रिलीज करता है, तो दैट वुड बी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है। इन्होंने बताया था कि जो हीट वेव है ना, पिछले साल का एनवीसेट की रिपोर्ट में आया था, जो हीट वेव है ये पिछले साल का अगर हम लोग देखते हैं तो ये पहले के मुकाबले में 80% तक ज़्यादा बढ़ चुका है। और सबसे ज़्यादा हीट वेव भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में था, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। सबसे ज़्यादा, यस, सबसे ज़्यादा हीट वेव्स आपके राजस्थान में थे। अगर आपसे पूछता है पर्टिकुलेट मैटर के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलेट मैटर थे ना, ये आपके कहाँ थे? ये आपके थे दिल्ली में, ओके। फिर देखो, ये बातें तो अपन लोगों ने कर ली। अब जरा और ध्यान सुनना कि जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं एनएसओ की, हम लोग थोड़ी बात कर ली। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो होता है ये बेसिकली 2 संस्थाओं को मिला करके बना है। एक थी आपकी सीएसओ और दूसरी थी आपकी एनएसएसओ, इन दोनों को मिला करके बना है। 2005 में सी रंगराजन जी की कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, उसी को इम्प्लीमेंट करके ये फाइनल बना है, ठीक है। इसका आंसर होगा एनएसओ। एक बात बस तुम लोग बताना कि यहाँ के हेड कौन होते हैं, ओके। चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो आप लोग एक बार लाइक कर देना। और देखो, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो ये कोड लगा सकते हो। फीस आपकी 5400 लगेगी बैंक एसएससी के लिए, 1 साल के लिए। मेरी क्लास अभी आपको बैंक में मिल जाएगी, ठीक है। 5400 लगेगी, इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर सारे चलेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। लव यू पीपल, बाय।